Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. शुरू करें आज का सेशन. हमें कवर करने हैं ये सारे आर्टिकल्स आज के लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030 की. मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इवन प्रीलिम से यूपीएससी ने सवाल पूछा भी हुआ है. सेंडाई फ्रेमवर्क किससे जुड़ा हुआ है, 4 ऑप्शंस दे दिए एंड यू हैव टू टेल. तो मैं इसके बारे में इन डिटेल आपके साथ चर्चा करूंगी. शुरुआत में ही हम इस आर्टिकल को ले लेंगे, बहुत मतलब इसका फुल कवरेज आई वुड से करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा जो आप अपने मेंस में भी आंसर्स में लिख सकते हैं और प्रीलिम्स से जैसे भी सवाल आए यू कैन आंसर दैट. वज्र प्रहार एक्सरसाइज कैसी है, कौन से 2 देशों के बीच में है, कहाँ कंडक्ट हो रही है, कब होगी, वो सारी डिस्कशन, क्या सिग्निफिकेंस है एक्सरसाइज का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. कोदो मिलेट क्या है, क्यों न्यूज़ में है. देखो ये और ये आपस में लिंक्ड है. आप कहोगे मिलेट और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, हाँ जी. कॉन्टेक्स्ट एक है, उस कॉन्टेक्स्ट के चलते ये 2 आर्टिकल्स बनते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. क्या कॉन्टेक्स्ट है, जब आर्टिकल आएगा तब मैं शेयर कर दूंगी. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर पेपर 2 एंड प्रीलिम्स. So this will be our topic of discussion for today. अपनी attendance mark कर दीजिए by liking this lecture. You can share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS, everybody जो भी इस डोमेन से जुड़े हुए हैं, किसी भी सेशन के लिए प्रिपेयर, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, you can refer them and you can trust the platform. Shri Ram's IS here is serving the nation since 1985. So the content that is delivered, the classes that are being delivered, you can trust them wholeheartedly and you can use them in your preparation. ठीक है, शुरू करें पहले आर्टिकल के साथ. कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपने फीडबैक्स दे सकते हो. और लास्ट सेशंस में जो भी आपने इतने अच्छे फीडबैक्स दे रखे हैं, दैट यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड they are helping out in your preparation. You are liking the way the sessions are being delivered and you're able to understand the things. You're able to build a connection with these sessions so thank you so much for that, means a lot. ठीक है, शुरू करते हैं. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में. हाल ही प्राइम मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेड कि वी आर कमिटेड टू दिस सेंडाई फ्रेमवर्क. But it is also mentioned that there is a need for increased international collaboration also to enhance disaster resilience. So here it is being highlighted that there is a great need and the importance of working together with other countries to strengthen disaster resilience and to reduce the impact of disasters on communities, on इकोनॉमीज. तो अभी तक मुझे ये तो पता चल गया है कि ऐसी गाइडलाइंस हैं, ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से डील करता है. एब्सोल्युटली राइट. ये एक ग्लोबल प्लान है 2015 से 2030 तक का बाय यूनाइटेड नेशंस. किस लिए? टू हेल्प कंट्रीज, टू हेल्प कम्युनिटीज सो दैट दे आर प्रिपेयर एंड दे आर रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल. तो ये पहला मेजर एग्रीमेंट रहा है ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा. आफ्टर 2015 अ ग्लोबल एग्रीमेंट, अ फर्स्ट बिग ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका फोकस है ऑन टेकिंग दोज एक्शंस टू प्रोटेक्ट पीपल, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज फ्रॉम डिजास्टर्स. राइट. Now it was adopted by UN member states at the 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction. कहाँ पर? सेंडाई, जापान में 2015 में it was agreed upon by the UN member countries. सेंडाई में ही during their conference, और तभी अडॉप्ट हुआ, तो सेंडाई फ्रेमवर्क वहाँ से नाम पड़ गया. Hyogo framework for action was there from 2005 to 2015. It was a, you can say, previous framework, तो it replaced that and फिर इसमें अपडेटेड गोल्स और स्ट्रैटेजीज ऐड करी गई. ठीक है, तो मेन गोल क्या है इस फ्रेमवर्क का पता चल गया. इसका मेन गोल है रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड द लॉसेस. तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क है टू रिड्यूस द रिस्क एंड द डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय डिजास्टर्स, टू मिनिमाइज द लॉसेस in areas like health, economy, infrastructure, environment. So how you protect
लाइव्स, लाइवलीहुड्स, होम्स, बिजनेसेस, ये सारा इसका एम है. तो ये जो फ्रेमवर्क है, इट एम्फसाइजेस दैट गवर्नमेंट्स हियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द डिजास्टर रिस्क. लेकिन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एवरीवन, local government, private businesses, communities, they all have an equal role to play. So state has the primary role, no doubt, but the responsibility is shared among all these stakeholders. ठीक है. Now see, इस फ्रेमवर्क में यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बताती हूँ. इस फ्रेमवर्क की ना 4 प्रायोरिटीज हैं. What are those 4 priorities of Sendai framework? पहला तो you need to understand what? You need to understand disaster risk. मतलब the type of risk, the impact of disasters, right? So that you help the communities to prepare better. फिर उसके बाद you need to strengthen governance. You need to make sure that there are effective systems and laws in place at every level, local level, national level, international level. Then third priority is to invest in disaster risk reduction. Funds should be there for prevention, for protection. Like you build stronger infrastructure, you educate people. And fourth one is enhancing the disaster preparedness. Quick response होना चाहिए, right? मतलब ओवरऑल ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, इसका टारगेट है कि डेथ कम हो, पीपल जो अफेक्ट होते हैं वो नंबर कम हो, इकोनॉमिक लॉस कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज जो होता है वो कम हो, यू इंश्योर कि एसेंशियल सर्विसेज दे आरंट डिस्ट्रप्टेड. फिफ्थ, you increase those disaster reduction strategies. Sixth, you enhance international cooperation. And last, seventh, you improve early warning systems. Make more information available to people, especially through early warning systems. तो प्रीवियस फ्रेमवर्क आपका था, बट अनलाइक दैट अब ये जो फ्रेमवर्क है ये टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स जो होते हैं, जैसे केमिकल स्पिल हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गए, बायोलॉजिकल रिस्क जैसे कोविड-19 था, राइट? तो ये सब भी इसमें ऐड ऑन किया गया है. तो ये मोर ब्रॉड आप बोल सकते हो और मोर इंक्लूसिव हो गया है. वी हैव ग्लोबल एग्रीमेंट्स. पेरिस एग्रीमेंट है हमारा ऑन क्लाइमेट चेंज, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा दैट इज सपोर्टिंग डेवलपमेंट by managing disaster risk. You have SDGs also. So Sendai framework is designed to work alongside these global agreements also. ठीक है. कौन responsible है? Who is tasked to support the implementation of it? United Nations Office for Disaster Risk Reduction. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले I have always shared with you and I hope अभी पता चल गया है सबको. Those who are new, guys, there are polity sessions on the platform. You can refer them, and there are other series also that are going on the same platform, be it your spoon feed sessions or other current affair related series. So you can refer them in your preparation. That will definitely help you in your preparation at every stage, right? So do subscribe to the channel so that you get the notification, and you do refer them in your preparation and share them also with your friends and other community. Indian Army contingent departed. किस लिए? 15th एडिशन होने जा रहा है इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का, जिस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं वज्र प्रहार. तो मुझे पता चल गया ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच के होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है. अच्छा, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी और कौन सी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं सिर्फ बायलेटरल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी भी देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? तो इंडिया और यूएस कौन सी एक्सरसाइजेज में साथ में इन्वॉल्व रहते हैं? मेंशन द नेम्स, राइट? अब ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया में नहीं हो रही है, यूएस के अंदर हो रही है. कहाँ हो रही है? देयर इज ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन आइडेहो, यूएसए. वहाँ पर ये कंडक्ट हो रही है, जिसमें इंडियन आर्मी कंटिजेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल फोर्सेस यूनिट, और यूएस आर्मी कंटिजेंट जो है उनके जो ग्रीन बेरेट्स हैं ऑफ यूएस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय देम. आई थिंक अभी तक ये सबको पता चल गया है कि इन एक्सरसाइजेस का पर्पस क्या होता है. 2 पर्पस होते हैं. क्या? एक तो मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना,
यू लर्न हाउ टू वर्क वेल टुगेदर इन द चैलेंजिंग सिचुएशंस, और दूसरा स्किल्स को एनहेंस करना। दोनों देश साथ में काम करते हैं तो आपकी कैपेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ती हैं, राइट? सो यू एनहेंस स्किल ऑल्सो, इट विल एनहेंस कंबाइंड कैपेबिलिटीज। और इस एक्सरसाइज का जो फोकस रहेगा, सोल्जर्स दे विल प्रैक्टिस वेरियस जॉइंट मिशन प्लानिंग, जॉइंट टीम मिशन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस, एक्शंस ऑफ जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर्स, सो वेरियस दे विल प्रैक्टिस टैक्टिक्स। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है टू प्रिपेयर द फोर्सेस टू वर्क इन द डेजर्ट कंडीशंस, सेमी डेजर्ट कंडीशंस, जहाँ पर विच रिक्वायर हाई फिजिकल फिटनेस, यूनिक टेक्टिकल स्किल्स। एक टफ एनवायरनमेंट होगा तो सोल्जर्स कैसे, दे विल बी इन द टॉप शेप, दे विल बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। तो दोनों देश आपस में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, दे इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग bonds, a positive relationship that will help you in future missions also. So that is the significance of this exercise. Written here, you can read. पढ़ देती हूँ, फिर भी किसी को ऐसा लगे मैम बताया नहीं, इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, एंड टू साइड शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, देयर एक्सपीरियंसेस, सो दैट इज द होल सिनेरियो। आगे बढ़े। ये मिलेट दिख रही है, इसकी बात करनी है, क्योंकि इस मिलेट से जुड़ा हुआ है माइकोटॉक्सिन्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस मिलेट। और ये ऐसा बोला जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो एलिफेंट्स की डेथ हुई है, ये एक कारण है इसके पीछे। तो समझ आया, हम ये मिलेट भी पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्यूरो के बारे में पढ़ेंगे। होमवर्क अभी पता चल गया होगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज योर होमवर्क, सिंपल, ठीक है। तो हाल ही प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेड कि जो एलिमेंट्स की डेथ हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, वो कुड हैव बीन कॉज्ड बाय दी mycotoxins that are associated with the कोदूम मिलेट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है और जिस स्टेट में पड़ता है उस स्टेट के बाकी सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स मैप में देखने हैं। मैप में इस नदी इस रिवर के पास कैसा मतलब एरिया जो है, क्या स्पीशीज मिलती हैं और फ्लोरा फना वेजिटेशन, और यू कैन लुक इनटू द रिवर एसोसिएटेड विद दिस। अच्छा, क्या ये कॉरिडोर कनेक्टिविटी है किसी के साथ, और किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है क्या ये टाइगर रिजर्व। बहुत सी चीजें होती हैं ये, और ये सारी मैप के थ्रू कवर हो सकती है। इस मिलेट को पैस्पिलम स्कोरोबाइकुलेटम भी बोला जाता है, जिसको कोदरा या वरगू भी बोला जाता है इंडिया के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, एसेंशियल विटामिन्स मिनरल से भरपूर है, न्यूट्रिशियस भी है। इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर मेनी पीपल, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर। वन ऑफ द हार्डिएस्ट ग्रेन्स बोला जाता है इसको, मतलब ड्राई कंडीशंस में हो सकती है। इट विल प्रोड्यूस गुड यील्ड्स ऑल्सो, इट कैन बी स्टोर्ड ईजिली फॉर द लॉन्ग पीरियड्स ऑल्सो। सख्त है, ठीक है, मतलब ये पुअर सॉइल में भी ये ग्रो हो सकती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, ड्राई सेमी ड्राई रीजन्स में, वहां पर भी। इंडिया वो जगह है दैट इज बिलीव टू बी वेयर दिस मिलेट ओरिजिनेटेड। मध्य प्रदेश इज अ लार्ज प्रोड्यूसर, गुजरात है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, वो तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेपल फूड है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बेस्ट है, विटामिन से भरपूर। इट कैन ग्रो ऑन पुअर सॉइल, लिखा आएगा रिच सॉइल चाहिए, नहीं, पुअर सॉइल। एरिड सेमी एरिड रीजन्स में हो सकती है। एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है इस क्रॉप के, बिल्कुल है। और कहाँ कहाँ कल्टीवेट हो सकती है इन जगहों पे। इंडिया के अलावा पाकिस्तान में हो सकती है, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, वेस्ट अफ्रीका में, थाईलैंड में, वियतनाम में विटामिन। अब क्या है ना, समटाइम्स दिस मिलेट डेवलप अ टॉक्सिन दैट इज साइक्लोपाइजोनिक एसिड, CPA. It is one of the major mycotoxins that are associated with this millet seeds, causing कोदो poisoning. अब बात समझ आई। जब ये ग्रेन्स जो होते हैं दे आर एक्सपोज टू रेन ड्यूरिंग मेच्योरिंग हार्वेस्टिंग, तो ये इन्फेक्ट हो जाते हैं
और फिर ये फंगस के चलते फिर ये कोदो पॉइजनिंग होती है। ये स्पेशली नर्वस सिस्टम को और हार्ट सिस्टम को अफेक्ट करती है। वॉमिटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस, रैपिड पल्स, कोल्ड हैंड्स, ट्रेमर्स इन द लिम्स ऑल्सो, क्योंकि आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के साथ फिर ये इंटरफेयर करता है एंड इट कैन बी सीरियस। इसी के चलते केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट दिस मिलेट इज स्टोर्ड, इट इज हैंडल्ड प्रॉपरली, स्पेशली ड्यूरिंग द वेट वेदर, ताकि वो फंगल कंटेमिनेशन ना हो। इसीलिए ये ऐसा बोला जा रहा है कि बांधवगढ़ के अंदर जो टाइगर रिजर्व में जो एलिफेंट की डेथ हुई है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन जहां पर एलिफेंट्स माइट हैव ईटन द मिलेट contaminated with this toxic fungi, जिसकी वजह से it led to the poisoning। समझ आ गया कॉन्टेक्स्ट? ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये ग्रेन्स उन्होंने कंज्यूम करे होंगे, फंगल इन्फेक्शन वाले होंगे, और उसी के चलते उन्हें हो गया। नर्वस और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग होना और कोल्ड फीट एंड ट्रेमर्स। Wildlife Crime Control Bureau of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has constituted a team to inquire into the death of 10 elephants in Bandhavgarh Tiger Reserve। तो इसीलिए मैंने बोला दोनों आर्टिकल्स लिंक्ड हैं। ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया और इसलिए इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अमेंडिंग दिस एक्ट, राइट। तो इसका मैंडेट क्या है? देखो, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है, पोचिंग, इलीगल एनिमल ट्रेड होता है, उसको रोकना इसका पर्पस है। टू फाइट अगेंस्ट दीज क्राइम्स इन्वॉल्विंग वाइल्ड लाइफ। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? It gathers the information on wildlife crime activities and it shares with the state and the law enforcement agencies to catch the criminals, those who are involved in the illegal activities. So collecting and sharing intelligence and disseminating the same to the state and other enforcement agencies. Or it has set up a centralized database that keeps the track of all the wildlife crimes. So wildlife crime data bank है, ठीक है। It collaborates with other countries, international organizations, right, with the foreign authorities to control the global wildlife crime networks also. वाइल्डलाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक मैनर में इट ट्रेन्स ऑफिशियल्स ऑल्सो, राइट, capacity building, and it advises the government of India on the policies, on the laws, on the actions that can be taken to prevent the wildlife crimes. It assists custom authorities also, advises the custom authorities, assists them in the inspection that might contain illegal wildlife items, ठीक है। बहुत से ऑपरेशंस हैं जो ब्यूरो हैज सक्सेसफुली यूज्ड, जहाँ इन्होंने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया है टू गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स अक्रॉस इंडिया। इट हैज़ डेवलप्ड दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के चलते देयर आर वेरियस ऑपरेशंस, थंडरबर्ड, वाइल्ड नेट, थंडरस्टॉर्म, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस दे हैव सक्सेसफुली कैरिड आउट बिकॉज ऑफ दिस। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। पढ़े आगे। Vivek Debroy, chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council and a top economist, passed away recently. So with this we have to cover Prime Minister's Economic Advisory Council. नाम से नहीं समझ आ रहा आपको? Prime Minister's Economic Advisory Council. Economic advice देती है ये किसको? To the government of India, to the Prime Minister especially. It helps the government by studying various economic issues. It offers recommendations. It is an independent group of experts that are set up
experts that is set up to provide that economic advice. So main job is on giving that advice on the economic issues, growth पे, employment पे, inflation पे, economic policies पे. It gives directly to prime minister. समझ आई बात? यही लिखा है. Analyzing the issue, economics, referred to it by the prime minister, advising him. It looks into big economic issues that affects the country, economic growth, job creation, changes in the global markets. अब ये कैसे चूज करते हैं, मतलब how they are handling these important economic topics by their own? Yes, this could be either suo motu or on the reference from the prime minister or anyone else. So they address these issues और उस पर अपने विचार देते हैं प्राइम मिनिस्टर को. वो इश्यूज वो लेकर आते हैं, या तो ये टेक बाय देयर ओन, या फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे आता है. तो क्या जो ये एडवाइस देंगे वो मैंडेटरी है? नहीं, बाइंडिंग नहीं. इट्स जस्ट सजेशन दैट गवर्नमेंट कैन डिसाइड टू यूज, और इफ दे डोंट वांट ना भी करें. नॉट बाइंडिंग. अच्छा, क्या एडवाइजरी रोल के साथ और कोई रोल भी प्ले करते हैं ये? यस, they play a role in fostering greater economic understanding and awareness among the public also. It helps to work to help the public understand the important economic issues by sharing the reports, by holding presentations, by organizing public events, जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिकमेंडेशंस को. ठीक है. अच्छा, लास्ट इसमें कौन कौन होता है? चेयरपर्सन होते हैं, और जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं वो मेंबर्स होते हैं. अच्छा, 10 नंबर होना चाहिए मेंबर्स का, 15, 20, 7, 8, कोई एग्जैक्ट नंबर फिक्स नहीं है. ओवर द टाइम न्यू मेंबर्स ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं एज नीडेड. राइट? इट हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स हेडिंग इन द पास्ट ऑल्सो. एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं जो अपने बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनका रहता है, डिफरेंट इकोनॉमिक फील्ड्स में उनकी नॉलेज होती है, उस हिसाब से दे आर चूज. नीति आयोग मेन एजेंसी है दैट हेल्प्स द काउंसिल विद द प्लानिंग, विद द बजटिंग एंड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पस, नीति आयोग सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर दिस काउंसिल. सॉर्टेड है? क्लियर है? So this was the whole session. उम्मीद करती हूँ things are clear. Any doubt you can ask me. Right? Thank you everyone for giving your valuable time. Please do revise whatever we have covered so far. Revision नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. Content इकट्ठा होता जाएगा. Last में bucket लगेगी, पूरी filled bucket, और फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर टेंशन होगी. तो वो टेंशन नहीं लेनी है अगर साथ करते जाओ. चलिए, thank you everyone. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best.